जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये है जी हमारा लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 का। और आई होप सो कि इसके अंदर हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो वीडियोस हैं ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द जो है सारी कंप्लीट हो जाए और ये सारा कोर्स आप तक पहुंच जाए एग्जाम से पहले पहले तक। तो मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों ने भी मेहनत करनी है और सबने अपना पेपर पास करने की कोशिश करनी है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर पे। आर्किटेक्चर का मतलब लेयर्स होता है, ये बात हम लोगों ने पढ़ ली हुई है। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज अ फिजिकल एंड लॉजिक डिजाइन एंड सेटअप ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क आर्किटेक्चर जो होता है ये फिजिकल और लॉजिक डिजाइन होता है कंप्यूटर नेटवर्क का। क्योंकि इसमें हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं इसलिए हमने कंप्यूटर नेटवर्क को देखना है। इट डिस्क्राइब्स हाउ नेटवर्क सर्विसेज एंड डिवाइसेस आर स्ट्रक्चर्ड ऑल टुगेदर टू सर्व द कनेक्टिविटी नीड्स फॉर क्लाइंट डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन डिवाइसेस। अब क्लाइंट डिवाइसेस और सर्वर क्या होता है? क्लाइंट और सर्वर तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई भी चीज़ इतनी बताने वाली है। क्लाइंट बेसिकली एक अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम लोग अपना जो हमारा स्टडी पोर्टल होता है जब हम उसे ओपन करते हैं तो ऐसा है कि वो अक्सर ओपन नहीं होता। और या कोई भी ऐसी वेबसाइट है जो कि डाउन चल रही होती है तो उसमें हम लोग ये रीज़न देते हैं कि सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा होगा। सर्वर बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी मशीन होती है जिसे बाकी सब डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं, ठीक है? और क्लाइंट वो डिवाइसेस होती हैं जो सर्वर के साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है? आगे चलते नेटवर्क आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट्स। प्रोटोकॉल्स बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ रूल्स आ जाते हैं, ठीक है? आगे इसके हमारे पास 2 मेन टाइप्स आ जाती हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर की, जिसके अंदर हमारे पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्वर जो होता है वो एक मशीन होती है जो बाकी तमाम डिवाइसेस जिसके साथ कनेक्टेड होती हैं और वो डिवाइसेस जो कनेक्टेड होती हैं उसको हम क्लाइंट बोल देते हैं। तो इसे पढ़ के देख लेते हैं। इट इज अ सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल central computer functioning as a server and directing and offering services to other computers referred to as clients. उसके बाद ये पीयर टू पीयर नेटवर्क में आ जाते हैं। पीयर में आई थिंक इसके मीनिंग में हमारे पास फ्रेंड भी आ जाता है, हम फ्रेंड को भी पीयर बोलते हैं। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में देखते हैं और इट इज अ decentralized network architecture where no computer has a control over another। जैसे कि अगर नॉर्मलिटी में बात की तो दोस्तों का भी कोई इतना कंट्रोल नहीं होता दूसरों दोस्तों पे। तो उसे भी आप याद रख सकते हैं कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में भी किसी कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ कोई कंट्रोल नहीं होता और वो एक decentralized नेटवर्क होता है। Each computer is called a peer. These peers are connected to one another, each of which act as both client and server so that each can exchange files directly with every other computer on the network। ठीक है जी, इसको कंप्लीट के लिए अब हम राउटिंग की बात कर लेते हैं। राउटिंग बेसिकली क्या होती है? राउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पाथ फॉर डेटा ट्रैफिक in a network or between or across multiple networks with the help of router। router basically रूट से आप याद रखें कि रूटिंग क्या होती है? रूट यानी कि रास्ता, ठीक है? तो बेसिकली ये राउटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम वो रास्ता ढूंढते हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने एक नेटवर्क कनेक्शन बनाना होता है, ठीक है? जहाँ से हम लोगों ने जिसके थ्रू हम लोगों ने कनेक्शन बनाना होता है, हमने उसमें फर्दर डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, इधर से उधर करना होता है, वो सारी वो जो रास्ता हम ढूँढते हैं, जो पाथ हम ढूँढते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं राउटिंग, ठीक है? इसकी फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। जिसमें हमारे पास स्टैटिस्टिक राउटिंग आ गई और डायनामिक राउटिंग आ गई। अगर आप लोगों ने कभी अपने फ़ोन में वाईफ़ाई तो हर कोई यूज़ करता है, उसकी सेटिंग को ओपन किया हो, जो वाईफ़ाई आपके साथ कनेक्टेड है, उसके अंदर एक ऑप्शन होता है मोर सेटिंग्स का। जब आप उसको चेक करेंगे तो आपको स्टैटिस्टिक और डायनामिक राउटिंग की ऑप्शन नज़र आएगी, ठीक है? आप लोग इसको चाहे तो देख भी सकते हैं अपने अपने फ़ोन्स पे। तो अब इसके डिफरेंस को देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक राउटिंग आल्सो नोन एज़ non-adaptive routing configuration manually done does not support complex routing algorithm. Routers are user-defined, no routing protocols used in small networks.
While dynamic routing, also known as adaptive routing, configuration automatically done support complex routing algorithm. Routers update when topology changes, routing protocols are included used in large networks. And statistic count routing is more secure rather as compared to dynamic routing. इसके बाद हम मूव कर जाते हैं स्विचिंग की तरफ। स्विचिंग बेसिकली हमारे पास क्या होता है? Switching is the process in computer networks that helps in deciding the best route for the data transmission and sends a packet of information from one port to the destination port. इसके अंदर हम लोगों ने एक ऐसा बेहतर रास्ता ढूंढना होता है जिसके थ्रू हमने अपना डेटा ट्रांसफर करना होता है। राउटिंग में बेसिकली वो एक प्रोसेस था जिसमें हम रास्ता ढूंढ रहे थे। इसके अंदर हम रास्ता इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें डाटा ट्रांसफर करना है, ठीक है? और इसके अंदर अब हम लोग इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं जिसके अंदर पैकेट स्विच और सर्किट स्विच ये हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है? Two types of switched network. Packet switched network is a network in which data is sent in the form of small packets based on the destination address in each packet. अच्छा, बेसिकली इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक पूरा नेटवर्क होता है। मतलब हमारे पास ये हम लोग डिसाइड रास्ता कब करेंगे, कोई भी चीज़ में हम लोग डिसीजन कब लेते हैं जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लार्ज नेटवर्क होगा, उस लार्ज नेटवर्क में हम लोगों ने एक पाथ ढूँढना है, ठीक है? वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, उसके अंदर काफ़ी रास्ते होंगे, हम लोगों ने उसमें से अपना एक पाथ ढूँढना है, ठीक है? अब ये जो पैकेट स्विचिंग होती है इसके अंदर हम डाटा को ब्रेक कर देंगे कुछ डिफरेंट पैकेट्स में। अब वो पैकेट्स मूव करेंगे, ठीक है? अब वो जिस रास्ते से बारी-बारी मूव करके जा रहे होंगे उस चीज़ को हम कहते हैं पैकेट स्विच नेटवर्क। ठीक है? यानी कि हमारा जो डाटा था, हम लोगों ने उसको ब्रेक डाउन किया स्मॉल पैकेट्स में और उसके बाद वो हमारा जो डाटा था, वो एक रूट को उसने चूज़ किया और उसके थ्रू बाकी पैकेट्स उसके पीछे-पीछे स्विच कर गए, ठीक है? उसके पीछे-पीछे जाने लग गए और जो हमारी डेस्टिनेशन एड्रेस था, जहाँ पे हमने वो डाटा ट्रांसफ़र करना था, वहाँ तक पहुँच गए। अब हम सर्किट स्विच को देख लेते हैं। Circuit switch network relies on a physical connection switches where communication between the end devices nodes must be set up before they can communicate. इसके अंदर क्या होता है, जो पैकेट स्विचिंग थी उसके अंदर मतलब आप ये समझिए कि हम लोगों ने एक ऑन टाइम जो था, हम लोगों ने डिसाइड किया है हम लोगों ने कौन से रूट को चूज़ करना है, जबकि सर्किट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता। उसके अंदर हम लोग पहले से डिसाइड करते हैं कि हम लोगों ने कौन-सा रास्ता चूज़ करना है और जब वो चूज़ हो जाएगा, देन हम डाटा ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है? उसके बाद हम लोगों के पास इसमें आ जाती है इसकी 3 मज़ीद टाइप्स सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग को हम देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप है इसकी और वो है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में हमारे पास क्या होता है a connectionless switching technique developed as an alternative to circuit switching before packet switching was introduced in which the entire message is routed from the source node to the destination node as a complete unit. इसके अंदर हमारे पास ये एक कनेक्शनलेस स्विचिंग टेक्निक है। इसके अंदर हम लोगों ने इसको डिफरेंट किया है हम लोगों ने सर्किट स्विचिंग में। उसके अंदर हम लोग पहले एक बात एस्टेब्लिश करते थे और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो मैसेज सेंड करते थे। लेकिन इसके अंदर जो है हम लोग उसमें पाथ जो है वो सिलेक्ट नहीं करते हैं और उसके अलावा हम लोग उसके अंदर ये नहीं कहते कि हम लोगों के पास पहले हम पाथ डिसाइड करेंगे, हमारे पास 3-4 रास्ते हैं, हम वहाँ से डिसाइड करेंगे और फिर हम मैसेज सेंड करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर हम लोगों ने जस्ट पैकेट स्विचिंग में हमारा जो था ह हम लोगों ने उसमें भी पाथ सिलेक्ट नहीं किया था, लेकिन उसके अंदर हमारे पास ऐसा हो रहा था कि हम लोगों के जो डाटा था, वो पैकेट्स में स्मॉल चंक्स में हम लोगों ने उसको किया और उसके अंदर हमारे पास एक सीक्वेंस नंबर भी आता है कि मतलब कोई भी ऐसा भी हो सकता है कि समटाइम्स पैकेट स्विचिंग में हम लोग ऐसा नहीं होता कि सारे जो पैकेट्स हैं वो एक सिंगल रूट से जा रहे हों, वो डिफरेंट रूट से डिफरेंट टाइमिंग्स पे जाते हैं। लेकिन वो उसमें सीक्वेंस नंबर होने की वजह से वो जो हमारा एंड यूज़र होता है, जिस तक हमने डाटा ट्रांसफ़र किया होता है, उसके पास भी वैसे ही सीक्वेंस में जाता है, ठीक है? 1 2 3 की फॉर्म में जाता है।
उसके पास उसके सिस्टम में वैसे ही जाता है, लेकिन हमारे पास है शायद उसके पास 1 4 3 2 1 में गया हो, या जिस भी वे में गया हो, लेकिन उसके पास 1 2 3 4 में ही शो होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग मैसेज से कंपेयर कर लें, तो मैसेज में हम लोगों ने उस अपने डाटे को किसी एस्टेब्लिश रूट के थ्रू नहीं करना, हम लोगों ने उसके अंदर कोई पाथ एस्टेब्लिश नहीं किया, हम लोगों ने इसके थ्रू भेजना है। ठीक है, और ना ही हम लोगों ने उसको स्मॉल चंक्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है, जो सर्किट स्विचिंग की बात थी और जो पैकेट स्विचिंग की बात थी, अगर हम उन दोनों बातों को इन्वर्स कर दें तो हमारे पास मैसेज स्विचिंग की बात बनती है। सर्किट स्विचिंग के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पाथ एस्टेब्लिश किया और देन डाटा ट्रांसफर किया। पैकेट स्विचिंग के अंदर हम लोगों ने कोई बात तो सेट नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने अपने डाटा को चंक्स में कन्वर्ट कर दिया, जबकि इसके अंदर हम लोगों ने ये दोनों काम नहीं किए। ना हम लोगों ने डाटा एस्टेब्लिश किया और ना अपने डाटा को ना कोई पाथ एस्टेब्लिश किया और ना ही अपने डाटा को चंक्स में कन्वर्ट किया। जस्ट किसी भी रूट के थ्रू हमारा मैसेज उठा और हमारे रिसीवर तक पहुंच गया। ठीक है, आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है थी इसके अंदर, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसको क्रैमिंग के अलावा याद किया जा सके। उसके बाद हम ओएसआई की बात कर लेते हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की। The OSI model is a reference model that defines how computer systems can communicate with each other over a network. इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम्स है वो आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क के ऊपर। This reference model defines 7 layers of functions that take place at each end of the communication. They are typically described from top to bottom. ठीक है, बेसिकली टॉप टू बॉटम में क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो हमारा एक सिस्टम होता है, उसमें पहले हम लोग डाटा एंटर करेंगे, उसको प्रेज़ेंट करेंगे और वगैरह-वगैरह, ये सारी लेयर्स को हम जाके पढ़ेंगे, तो उसके बाद ही मैं आपको उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँगी। जब हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र होता है ना, तो वो हमारे पास इस पोज़ीशन में होता है कि मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट होकर फिर वो यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन जब यहाँ से पहुँचेगा ना, फिर वो आगे रिसीवर वाली साइड पे जाएगा। तो रिसीवर वाली साइड पर यहाँ से स्टार्ट होगा जाना, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा-सा ड्रॉ करके, कि तब यहाँ से ऐसे जा रहा होगा हमारे पास, ठीक है? इस तरीके में। उसके बाद यहाँ से जब जाएगा ना, तो फिर इसकी लाइन इस तरीके से हो जाएगी। ये रिसीवर के पास जा रहा है हमारे पास, ठीक है? इसको इरेज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब वन बाय वन हम देख लेंगे। इसके लिए एक हमारे पास यहाँ पे निमोनिक भी दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, A for application, P for presentation, S for session layer, and T for transfer, and N for network, and D for data, and P for physical. वन बाय वन हम देखेंगे कि इन लेयर्स के फंक्शन क्या होते हैं। एप्लीकेशन लेयर provides human machine interfaces, convert data from user format to computer understandable format. यानी कि हम लोग यहाँ पर जिस तरह हमारी इंस्ट्रक्शन हो रही है, हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर पे अपना डाटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और वो जो हमारी मशीन है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो उसको कन्वर्ट करता है उस लैंग्वेज में जिसमें कि वो समझ सकता है, ठीक है? उसके बाद प्रेज़ेंटेशन लेयर, जिसके अंदर डाटा एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन आ जाती है, उसके बाद डाटा कंप्रेशन और डिक्रिप्शन आ जाता है। इसके अंदर क्या करता है कि वो हमारे जो डाटा है वो काफ़ी हेवी फाइल्स होती हैं, तो उसको भी कंप्रेस कर देता है, ताकि उसके प्रेशर से उसको आगे मूव ऑन करने में आसानी हो, ठीक है? कोई भी हैवी फाइल होती है तो उसको मूव करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू कोई लाइट सी फाइल हो हमारे पास। उसके बाद ये सेशन लेयर में देख लेते हैं, कंट्रोलिंग कम्युनिकेशन सेशंस, एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन, कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशंस, ठीक है? इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है? उसके बाद ट्रांसपोर्ट में देख लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो कि इसका नाम से ज़ाहिर है, पर मैं आपको बैक जाके देती हूँ, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है? तो ये जो इंटरकनेक्शन है, बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, डाटा ट्रांसफ़र करना है। इस वजह से ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये मतलब आप कह लें कि, अ, हार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है? ये लेयर जो है,
बहुत ही मेन लेयर है ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि बेसिकली मकसद ही हमारा ये है कि ट्रांसपोर्ट करें हम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। इसको समझने के लिए आप समझ लें कि ये सारी लेयर्स क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से काम हो रहा है। अदरवाइज आपको ये 2-4 पॉइंट है, इनको क्रैम ही करना पड़ेगा। Network layer. Assign IP address to packets, routing, finding the best path. इसके अंदर क्या है कि एक आईपी एड्रेस जो है वो हमारी डाटा को मिल जाता है और उसके बाद वो एक बेस्ट रूट जो है उसको चूज करता है और अपने डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद डाटा लिंक लेयर आ जाती है हमारे पास। डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ डाटा, एरर कंट्रोल, एरर डिटेक्शन और एरर रेक्टिफिकेशन। इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो डाटा है वो उसको हम लोग एक फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से वो अगले बंदे के पास जाएगा, उसके अंदर कोई गलती ना हो, कोई एरर उसके अंदर हो तो उसकी डिडक्शन हो सके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वायरस है तो वो भी देखा जा सके। उसके बाद जब फिजिकल लेयर की बात कर लेते हैं, कन्वर्ट डाटा पैकेट्स टू सिग्नल्स, बिट स्ट्रीम, फिजिकल मीडियम, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग बाइट्स। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा डाटा होता है, हमारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वो अगले जो एंड यूजर होता है उस तक रिसीव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम इंटरनेट प्रोटोकॉल स्यूट की बात कर लेते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि किस तरीके से डाटा ट्रांसफर होना चाहिए और होता है, ठीक है। तब इंटरनेट प्रोटोकॉल स्यूट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड इज नॉन एज टीसीआईपी। टीसीपी और आईपी ये हमारे पास बहुत ही मेन होते हैं। इसके अंदर बेसिकली होता गया, हम लोग जो सेट ऑफ रूल्स हैं हम उसको फॉलो करते हुए एक ऐसा हम लोग पाथ, पहले पाथ ढूंढते हैं और उसके बाद हम डाटा को ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास HTTP दिया हुआ है, उसके भी अलावा फर्दर बहुत सारी होती है लेकिन उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेन है और ये वाली जो मेन TCP IP है, बाकी सब इसकी बात आती है। अगर ये नहीं होगी तो वो सब बिल्कुल फजूल हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे HTTP की एग्जांपल है तो उसके लिए उसके बाद मतलब वो हमारे पास एक टाइप दी हुई है तो उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसको पढ़ लेते हैं। इट इज द सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन रूल्स दैट अलाउ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ऑन अ नेटवर्क। TCP/IP consists of 5 layers of protocols that can be related to the 7 layers of OSI structure architecture. A TCP/IP is used by internet and by all intranets and extranets. ठीक है। इंट्रानेट्स और एक्सट्रानेट्स क्या होते हैं, आई थिंक सो कि ये सबको क्लियर हो गया होगा क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स डिफाइन द लॉजिकल एड्रेस एंड डेडिकेट एंड dictates that how data should be delivered over the internet। वही सेट ऑफ रूल्स की बात आ गई कि किस तरीके से जो है वो डाटा ट्रांसफर होना चाहिए। टीसीपी, transmission control protocol, a transport protocol used to ensure the reliable transmission of data packets over the internet। कि डाटा किस तरीके से हमारा जो है वो ट्रांसफर चाहिए। उसके बाद HTTP आ गया, hypertext transfer protocol, a set of rules in the internet protocol suite model for transferring hypermedia files, text, images, sounds, videos and other multimedia files over the web। अगर आप लोगों ने कभी भी अपना गूगल चेक किया हो, इसके अंदर आप वहाँ पे लाइन जो यूआरएल हम लिखते हैं वहाँ पे जाके आपने देखा हो तो वहाँ पे हमें HTTP नजर आएगा, ठीक है। तो जो भी हम लोग सर्च कर रहे होते हैं वो हमारे पास किस तरीके से हमारे पास सामने चीजें आती हैं, वो हमारे पास HTTP के थ्रू आती हैं। अब टीसीपी और TCP/IP वर्सेस OSI मॉडल को देख लेते हैं। TCP/IP is a client server model that helps us to determine how a specific customer should be connected to the internet and how we can be transmitted between them. While OSI model is a logical model that defines the network communication used by systems open to interconnection and communication with other systems। जो TCP/IP है ये बेसिकली एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है जो कि हमें ये बताता है कि हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर को कनेक्ट किस तरीके से करना है और उसके बाद हम लोगों ने उसमें डाटा किस तरीके से ट्रांसफर करना है। जबकि जो OSI मॉडल है वो एक लॉजिकल मॉडल है जो कि ये बताता है
that the network communication used by systems open to interconnection and communication with other systems कि systems में जो network की communication है वो किस तरीके से होगी. उसके बाद the last topic is there cloud computing. Cloud computing is the delivery of computing services on prem, including servers, storage, databases, networking, software, analytics, and intelligence services without direct active management by user. इसके आगे हमारे पास कुछ टाइप्स आ जाती हैं जिसके अंदर प्राइवेट क्लाउड्स, पब्लिक क्लाउड्स, हाइब्रिड क्लाउड्स आ जाते हैं. इसको वन बाय वन हम देखेंगे. और बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है ये मेरा ख्याल है कि सबको पता होगा क्योंकि हमारा जितना भी डाटा है फॉर एग्जांपल इसमें सबसे ज़्यादा मेन एग्जांपल जो है जो कि सब लोग यूज़ करते हैं वो है गूगल. और गूगल के पास जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा डाटा स्टोर हो जाता है. तो आप लोग का बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड में पड़ा होगा कि हमारी क्लाउड मेमोरी है, क्लाउड बैकअप है. तो वो बेसिकली हम उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं. उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट तरह की ऐप्स होती हैं जो कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती हैं कि हम जो हमारा डाटा है वो उनके सर्वर में पड़ा होगा. और जो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ कह रहे होते हैं कि अगर आपने मज़ीद अपना डाटा जो है स्टोर करवाना है तो उसके लिए आपको हमें पे करना पड़ेगा. और नॉर्मली हर जो क्लाउड कंप्यूटिंग वाली ऐप है वो हमारे साथ ये कुछ कर रही होती है कि नहीं आपका इतना-सा रख लेंगे. यानी कि गूगल में भी 15 जीबी की स्पेस है, इसके अलावा अगर हमें चाहिए हो तो हमें उसे पे करना पड़ेगा. ठीक है? तो वो क्या होता है कि हमारी जो वो जो कंपनी है जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर रही है उसके काफ़ी बड़े-बड़े सर्वर्स होते हैं, ठीक है? और हमारा डाटा जाके उनके सर्वर पर स्टोर हो जाता है. अब जब वो उनके सर्वर पर स्टोर हो जाएगा, जब भी हम चाहेंगे तो हम उसे अ, देख सकेंगे और हम उसे ऑपरेट कर सकेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारे पास देखिए कुछ टाइप्स आ गए जिसके अंदर हमारे पास प्राइवेट क्लाउड्स आ गए, पब्लिक क्लाउड्स आ गए और हाइब्रिड क्लाउड्स आ गए, ठीक है? पब्लिक क्लाउड क्या होता है? कंप्यूटिंग सर्विस ऑफर्ड बाय अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स over the public internet, making them able to anyone who wants to purchase them. For example, इसके अंदर हमारे पास Microsoft एज़री आ गया, उसके बाद हमारे पास गूगल ड्राइव की एग्ज़ाम्पल आ गई, उसके बाद अब हम लोग प्राइवेट क्लाउड की बात कर लेते हैं, आल्सो नोन एज़ इंटरनल और कॉर्पोरेट क्लाउड रेफर्स टू क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज़ यूज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गनाइज़ेशन. ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो पब्लिक था उसके अंदर कोई भी जो था पब्लिक में से कुछ कोई भी उठ जाता, तो वो ये थर्ड पार्टी की जो सर्विसेज़ थी इसको यूज़ करते हुए इनको परचेज़ करके अपना डाटा वहाँ पे स्टोर करवा सकता था. जबकि हम प्राइवेट क्लाउड की बात करते हैं तो ये एक सिंगल ऑर्गनाइज़ेशन होती है, ठीक है? उसकी भी कुछ हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, जिसके अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर स्टैक की एग्ज़ाम्पल आ गई. उसके बाद कुछ हमारे पास हाइब्रिड क्लाउड आ गए. दिस मॉडल कंबाइन्स पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड्स व्हिच वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल मिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज़. और ये जो होता है हाइब्रिड क्लाउड ये दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है? इसको लोग परचेज़ कर भी सकते हैं और ये एक सिंगल ऑर्गनाइज़ेशन का के तौर पर भी हमारे पास आ सकता है. उसके अलावा हमारे पास इसकी भी कुछ टाइप्स आ जाती हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस एंड वॉइस सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस. ठीक है, ये हमारे पास 3 आ गए. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस को देख लेते हैं. इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस यू रेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर्स, नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर. इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट कर लेते हैं, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म आ गया। इसको बस आपने एक दफ़ा पढ़ना है, इसके अंदर कोई इतनी ऐसा कोई समझने वाली बात नहीं है। आप लोग जैसे इसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आई थिंक कि आप लोगों को याद हो जाएगा, अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा बहुत क्रैम कर लें। लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आना भी चाहिए। प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, द प्रोविज़न ऑफ क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म फॉर डेवलपिंग, रनिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. उसके बाद जी हमारे पास सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस आ गया, इन व्हिच अ क्लाउड प्रोवाइडर होस्ट एप्लीकेशंस and makes them available to end users over the internet or on subscription basis. इसमें हमारे पास गूगल वर्कस्पेस की एग्जांपल आ जाती है. इसके बाद कुछ हमारे पास इसके यूजेस है उसको एक दफ़ा देख लेते हैं. Terraform based software store backup and recover data, analyze data, stream audio and video, embed intelligence, deliver software on demand, social networking, big data analytics, big data backups and issuing disaster recovery, online data storage.
इसके अलावा इन चीज़ के अलावा हमारे पास कुछ एडवांटेजेस आ गए इसके। क्विक डिप्लॉयमेंट, efficiency and cost reduction, global scale, unlimited storage capacity, automatic software updates, disaster recovery, increased collaboration, excellent accessibility, high speed data retrieving and processing। इनके बाद हमारे पास आ जाती है इसके कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं, जिसके अंदर पॉइंट ऑफ लॉक इन, सिक्योरिटी, प्राइवेसी इश्यूज, चांसेस ऑफ डाटा लॉस, लीकेज और थेफ्ट, limited control and flexibility, cloud downtime, depends on internet connection, latency issues, और इसके अलावा हमारे पास vulnerability to attacks। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर हमारे पास ज्यादातर सिक्योरिटी रिस्क वगैरह की ही लिमिटेशंस हैं। ठीक है, और ये डाउन टाइम की एग्जांपल। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे चैप्टर एंड हो गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेट कर रही हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आ गई, एडहॉक नेटवर्क, एलोगैथम, एप्लीकेशन पोर्टफोलियो, एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस, बैंडविड्थ, बेड, boolean data type, broadband, browser, computer engineering, computer science, concurrent software license, data mining, data packet, datagram, DNS, echo checking, Ethernet, expert system, fault tolerance, fuzzy logic systems, handshaking hardware, HTML, hyperlink in HTML, IP address, incident management, information technology, integrated information system, internet service provider, knowledge work system, legacy system, markup language, middleware, mobile computing। और मतलब काफी ज्यादा है इसके अंदर टर्म्स, क्योंकि ये काफी लेंथी था चैप्टर। तो आप लोगों ने इसको एक दफा देख लेना है। उसके बाद ही हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको बहुत जल्द अपलोड कर दूं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।